सफर कल भी जारी था और सफर आज भी जारी है। अर्ज किया है कि सफर कल भी जारी था और सफर तो आज भी जारी है। माना कि कुछ उम्मीदें टूटी हैं तेरी, माना कि कुछ उम्मीदें टूटी हैं तेरी, लेकिन कुछ उम्मीदें तो अभी भी बाकी हैं। वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स, विभिन्न वैदिक फिजिक्स क्लासेस के दबंग बैच के दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 को लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ये यूनिट 3 के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर है जिसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खास तौर से बात किया जाए इसका आगे के चैप्टरों में हम डायरेक्टली यूज करेंगे, इसलिए आपको कंसंट्रेशन को बना के रखना है। तो आइए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखेंगे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस तूफानी पारी को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम हमने थोड़ा पहले से बना लिया है। ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ध्यान से आप लोग देखें। इसमें कैपिटल आई धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली का केंद्र हमने लिया है O, और आप देख पा रहे होंगे ये जो त्रिज्या ली गई है वो R है। तो आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी। आइए देख रहे समझ में कैसे लिखेंगे। माना O केंद्र, अच्छे से देखिएगा, माना O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली में कैपिटल I धारा तीर की दिशा प्रवाहित हो रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये एरो की दिशा आपको दिखाई दे रही होगी। फिर से एक बार सुनिए, माना O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली में कैपिटल I धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये देखिए, यदि आप किनारे किनारे एक राउंड कंप्लीट कर दें, इस पूरी वृत्ताकार कुंडली का पूरा राउंड कंप्लीट कर दें, तो इसकी एक परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब आपको लिखना होगा कुंडली की परिधि में, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कुंडली की परिधि में डेल या लंबाई का एक अल्पांश AB। क्या लिखना है? ध्यान से सुने, कुंडली की परिधि में डेल या लंबाई का एक अल्पांश AB स्थित है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, कुंडली की परिधि में डेल या लंबाई का एक अल्पांश AB स्थित है। और आपको ध्यान में रखना है, हमें कुंडली के केंद्र O में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए कंप्लीट लैंग्वेज एक बार और बता देते हैं। माना O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली में कैपिटल I धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। फिर आपको क्या लिखना है? माना कुंडली की परिधि में डेल या लंबाई का एक अल्पांश AB स्थित है। माना हमें कुंडली के केंद्र में क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से लिख देते हैं। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग लैंग्वेज को लिखते हैं कि माना O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली में कैपिटल I धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ से आप लोग देखें कि माना O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली में कैपिटल I धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। माना कुंडली की परिधि में डेल या लंबाई का एक अल्पांश, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कुंडली की परिधि में डेल या लंबाई का एक अल्पांश AB स्थित है। हमें कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब हमें इस पॉइंट पर, ये जो हमने पॉइंट अभी बनाया, हमें कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बात और ध्यान रखना है, ये जो आप अल्पांश देख रहे हैं डेल या लंबाई का अल्पांश, तो ये कुंडली आपकी कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर डेल या लंबाई के आपको कई अल्पांश मिलेंगे। मतलब ये जो कुंडली है अनेक अल्पांशों के योग से मिलकर बनेगी। आई होप आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फिक्स हो गया होगा। ध्यान रखेंगे, डेल एल ये कुंडली जो है अनेक डेल एल का सम होगा। जितनी बड़ी कुंडली होगी और जिस हिसाब से आप डेल एल लेंगे, तो उसी हिसाब से इसके कई पार्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अब आपको ध्यान में रखना होगा, अभी हमने पिछला लेक्चर लिया था बायो सेवर्ट के नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? आई होप आपको पता होगा। हमने वहां प्रूफ कराया था डेल बी इक्वल टू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या प्रूफ कराया था? जैसे सुनिए, डेल बी इक्वल आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
वो टॉपिक आपसे बनना चाहिए, तभी ये बनेगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन तक आ जाता है कि बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न भी सेम है, तो हम बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। लिखना क्या है देखिए, तो डेल या लंबाई के अल्पांश AB के कारण बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर से सुन लें एक बार, डेल या लंबाई के अल्पांश के कारण बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, आइए दिखाते हैं। डेल बी बराबर आपका क्या रिजल्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चैप्टर का पहले कांस्टेंट लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान रखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डेल एल, क्या फार्मूला था, आई डेल एल साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह में यहाँ आपका 90 डिग्री होगा और अपॉन में आपका आर स्क्वायर होगा। आई होप आपने हमारा बायो सेवर्ट के नियम का लेक्चर देख लिया है, यदि नहीं देखा है तो उसे भी जा करके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में बायो सेवर्ट के नियम की लिंक दे दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पास डेल बी इक्वल टू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ थीटा जो रहेगा आपका, थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री रहेगा, थीटा इक्वल कितना रहेगा 90 डिग्री। आइए देख लेते हैं कैसे थीटा 90 है, फिगर को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पास आप देखें ये वृत्त की त्रिज्या है और ये जो है वो चाप है, तो वृत्त की त्रिज्या जो चाप पर कोण बनाती है, या इसे कहें इसको स्पर्शजा बोल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या उसकी स्पर्शजा पर लंब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमने आपको कल बताया था, जब बायो सेवर्ट का नियम पिछला लेक्चर लिया गया था उसमें आपको बताया जा चुका है कि जो कोण बनता है, जो कोण लिया जाता है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बायो सेवर्ट के नियम में यदि आप याद करें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी की गणना आपको करनी थी, और ये वाला एंगल आपका थीटा था, कहने का मतलब, और यहाँ डेल एल लंबाई का एक अल्पांश आपका ए बी था, क्या था आपका, डेल एल लंबाई का एक अल्पांश आपका ए बी था। तो कहने का मीन्स है कि अल्पांश से जो आर दूरी होती है, तो यहाँ पर भी देखें अल्पांश यहाँ पर है, इससे आर दूरी, तो कोण आपका ये वाला लेना है जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या उसकी स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हमने, आगे आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री क्यों लिया है। तो अब बच्चे को पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसे सॉल्व कर दें तो डेल बी इक्वल कितना होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम है, और यहाँ आपका आई डेल एल आ जाएगा, आई डेल एल, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और अपॉन आर स्क्वायर आपका सेम आएगा। और यहाँ बता दें सिंस साइन 90 की जो वैल्यू है कितनी होती है, आपको याद होनी चाहिए 1 होती है, आई होप आपको पता होगी। तो यहाँ से 1 पुट करेंगे, सॉल्व करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल और अपॉन आर स्क्वायर, आप चाहे तो मात्रक लिख सकते हैं, चाहे तो आप टेस्ला लिख दें, न्यूटन बटे एम्पियर गुणे मीटर भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट में टेस्ला, कौन सा लिख लेते हैं, टेस्ला, और इसे आपको समीकरण 1 देना होगा, इसे आपको समीकरण नंबर 1 देना होगा। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है, अच्छे से देख लें, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी आई है, ये यहाँ से लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, डेल या लंबाई के अल्पांश के कारण आई। हमें करना क्या है, पूरी कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ से आप लोग देखें, यदि अच्छे से देख लें कुंडली को, अभी हमने क्या किया है कि ये डेल या लंबाई के अल्पांश ए बी के कारण कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, पूरी कुंडली का ज्ञात करेंगे। तो पूरी कुंडली का ज्ञात करने के लिए या तो हम इंटीग्रल कर देते हैं और या तो समेशन का उपयोग करते हैं, सिग्मा का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आपको आगे की ओर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं किस टाइप से किया गया है।
तो अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आइए लिख लेते हैं। तो देख लें यहाँ पास आपको, तो संपूर्ण कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे कैसे निकालेंगे, देखिए संपूर्ण कुंडली का निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करेंगे, बी से। ये अल्पांश के कारण डेल बी, क्योंकि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो इसे डेल बी से डिनोट किए, और पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी बराबर। तो आपका रिजल्ट बाकी सेम रहेगा, लेकिन इसी यहाँ से अच्छे समझना होगा, ये डेल एल लंबाई के अल्पांश कारण एक बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी, इतने ही लंबाई में अगेन डेल बी, अगेन डेल बी, डेल बी, डेल बी, डेल बी, ऐसे ही आप निकालते जाएंगे, तो हमें कुल मिला के जो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी उसे हम लोग लिख सकते हैं अनेक डेल बी का योग, डेल बी प्लस ऐसे ही डॉट डॉट में, और इसे हम लोग अनेक डेल बी के योग को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा डेल बी। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल बी। सिग्मा क्या बताता है, योग को प्रदर्शित करता है अनेक डेल बी का सम, अनेक डेल बी का योग। तो हम इसे डेल बी बराबर डायरेक्ट लिखेंगे सिग्मा डेल बी। क्या लिखेंगे, बी बराबर सिग्मा डेल बी। तो आइए इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको क्या लिखना होगा, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, बी बराबर, बच्चे को पता है कि सिग्मा डेल बी होगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा डेल बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिग्मा डेल बी क्यों आया। तो आगे की ओर मूव करेंगे, ये सिग्मा हुआ, और डेल बी की यदि आप वैल्यू अच्छे से रखें, अच्छे से यदि वैल्यू आप रखें तो क्या है, यहाँ से देखें इक्वेशन फर्स्ट को अच्छे से देखें, सेम वैल्यू आपको कॉपी करनी होगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ से आपका हो रहा है आई डेल एल, और अपॉन में आपका आर स्क्वायर, और इसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समीकरण कितने से किया गया है, ये समीकरण आपका 1 से। यदि आप समीकरण 1 में इसमें अच्छे से नजर दौड़ाएं तो कांस्टेंट क्या क्या है, सिग्मा किसका होगा, म्यू 0/4 पाई, ये आपका नियतांक है, फिक्स मान होता है, इतना होता है 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, पिछले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं। और आई भी आपका एक नियतांक है, धारा का एक नियत मान होगा कुंडली में बहने वाली, आर भी कुंडली की त्रिज्या है, वो भी लगभग फिक्स होगी, जितनी बड़ी आप कुंडली लेंगे उसके हिसाब से आपकी त्रिज्या होगी। एक बार आपने ले लिया तो कुंडली की साइज इतनी जल्दी बढ़ेगी और घटेगी नहीं। तो ये सब कांस्टेंट है, केवल ये जो डेल एल है यदि आप अच्छे से देखें, डेल एल जो है इसका सिग्मा होगा, क्योंकि डेल एल अनेक है, डेल एल प्लस डेल एल प्लस डेल एल प्लस डेल एल, तो इसका आपका समेशन होगा या सिग्मा होगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका समेशन होगा नहीं, तो इसे बाहर कर लेते हैं, तो म्यू 0/4 पाई आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आई अपॉन आर स्क्वायर भी आपका सिग्मा से बाहर आ जाएगा, और सिग्मा किसका होगा, ध्यान रखेंगे सिग्मा डेल एल का होगा, सिग्मा किसका होगा, डेल एल का होगा। और यदि आप डायग्राम से अच्छे से देखें जल्दी, डेल एल प्लस डेल एल प्लस डेल एल प्लस डेल एल, डेल एल का जब होते होते एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो कुंडली की एक परिधि के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अनेक डेल एल का योग कुंडली की एक परिधि अर्थात 2 पाई आर के बराबर होगा। तो सिग्मा डेल एल आपका कितना हुआ, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, डेल एल प्लस डेल एल किनारे किनारे कंप्लीट राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस डेल एल का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम रहेगा, और इनटू आई अपॉन आर स्क्वायर भी आपका सेम टू सेम है, और यहाँ पर सिग्मा डेल एल की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 पाई आर। क्या रखना है, 2 पाई आर। यहाँ आपको बताना होगा सिंस सिग्मा डेल एल अनेक डेल एल का योग जो होगा वो 2 पाई आर, या इसी को कह सकते हैं वृत्ताकार कुंडली की परिधि। क्या कह सकते हैं, वृत्ताकार कुंडली की परिधि। वृत्ताकार ये कुंडली की क्या है, परिधि है। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र ही होता है 2 पाई आर, और कुंडली वृत्ताकार। आगे की ओर मूव करते हैं।
अब आप देखें, एक आर से आर आपका कैंसिल आउट होगा, आर से आर आपका कैंसिल आउट होगा, तो आपका रिजल्ट क्या बन रहा है यहाँ से देखें, म्यू नॉट सेम रहेगा अपॉन का 4 पाई, और यहाँ से यदि 2 पाई को पहले लिख लें 2 पाई आई, और अपॉन में आपका आ जाएगा आर, और यूनिट फिर से अगेन आप लिख सकते हैं टेस्ला, और इसे आप समीकरण नंबर 2 देंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, या ये कह सकते हैं एक मेन रिजल्ट है। तो आई होप आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा कि किस टाइप से ये रिजल्ट आपका आया है। तो आइए इसे स्मार्ट ब्रैकेट में भर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या, ध्यान रखेंगे यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या एक हो, कितनी हो, एक हो, तो आपका यही रिजल्ट आएगा। लेकिन कुंडली में अभी आप लोग अच्छे से देखें, यदि कुंडली को दिखाते हैं आपको, यहाँ से देखिए, यदि कुंडली में, आई होप आप लोग बना लिए होंगे, डायग्राम में इतना ही बनाना है। यदि हम तार के फेरों की संख्या बढ़ा दें, कहने का मतलब है कि यहाँ तार के फेरों की संख्या इस टाइप से बढ़ा दें, अभी हम एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, ये इस टाइप से तार के फेरों की संख्या बढ़ा दें, तो हालांकि तार के फेरों की संख्या बढ़ाने पर कुंडली का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है एक, और फिर से तार के फेरे बढ़ा दें। तार के फेरे बढ़ाने का मतलब है कापर के तार, कापर की वायरिंग कर दें। आई होप आपको पता होगा तांबे की तार की वायरिंग की जाती है। तो जब इस तरह से कई तार के फेरे आप कर देंगे, तो आपकी तीव्रता भी जो है वो जितने तार के फेरे होंगे उतनी गुनी हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, 5 फेरे करेंगे 5 गुनी हो जाएगी। n फेरे यदि करते हैं, क्योंकि क्लियर तो है नहीं कि कितने फेरे आपको करने होंगे, यदि n फेरे करेंगे तो n गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो, तो आइए लिख देते हैं। इस केस में जो आपका रिजल्ट होगा b बराबर म्यू नॉट और अपॉन में आपका 4 पाई होगा इंटू n भी आपका अंश में आ जाएगा, इसीलिए बोल रहे थे n गुना हो जाएगा, कुल मिला के n का मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए इसका मान टोटल 5 आया, अंश में n है, n का मान 2 है, तो 5 दूनी 10, 2 गुना हो गया 3 आएगा, तो 5 कहीं 15, 3 गुनी। कहने का मतलब जितने तार के फेरे होंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी गुनी हो जाएगी। यहाँ पर भी मात्रक आप लोग लिख सकते हैं टेस्ला, क्या लिख सकते हैं टेस्ला, और इसे समीकरण नंबर आपको दे देना होगा p। एक चीज और आप कर सकते हैं, इसे सीजीएस पद्धति में आपको बताया जा चुका है कल कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। जिस तरह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 थी, तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो आइए इसे भी हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 1 होती है। ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 1। तो समीकरण आप यदि 2 से ही चल दें, 2 को मेन मान रहे हैं, तो समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से चलेंगे, क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होगा ये देख लेते हैं। b बराबर, अच्छे से देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चाहे यहाँ से देख लें, यदि इसकी जगह में 1 रखते, कितना रखते हैं, 1 रखेंगे, तो केवल कितना रिजल्ट आएगा, 2 पाई आई अपॉन आर, कितना आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन में आ जाएगा आर, और साथ में यहाँ पर जो यूनिट होगी ऑस्टेड या गास होती है, ध्यान रखेंगे ऑस्टेड या गास। इसे आपको लिखना होगा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3, 4 व 5 ही हेडिंग के लिए व्यंजक हैं, और हेडिंग क्या है आई होप आपको पता होगी, नहीं पता है तो स्टार्टिंग में आप लोग देख लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहे। थैंक यू।